नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बहुत कम समय बचा है वीडियो एग्जाम के लिए और उसके लिए हमने हिंदी का आज कंप्लीट वीडियो बनाया है। कंप्लीट वीडियो का मतलब ये है, अगर ये आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए तो इससे बाहर से कुछ नहीं आना, इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर फंसेगा। 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ आपका 7-8 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे हम सारी डिटेल्स डालते हैं। वीडियो और एग्जाम की तैयारी चल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, डेली टेस्ट पेपर हम उसमें डाल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब इन 4 ऑप्शंस में से उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा उत धन चारण उच्चारण। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें कौन सी संधि है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कम से कम 4 से 5 डिटेल्स और आपकी तैयार हो जाएंगी। तो अब इसमें देखिए क्या है, व्यंजन संधि है। इसमें उच्चारण में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है, देखिए, व्यंजन और व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें एक तो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की डिटेल आपको पता लग गई और उत धन चारण इसका उच्चारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण बताना है। राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, खान से हीरे निकाले जाते हैं। अब इसमें बढ़ई जो है लकड़ी से मेज बनाता है, इसमें कर्ण कारक का उदाहरण है। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। कर्ण कारक क्या होता है, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। इसका से और के द्वारा, वह कलम से लिखता है, मतलब कलम से लिखता है। तो इसमें क्या है, क्रिया करने का बोध होता है, क्रिया करने के साधन का बोध होता है, वो होता है कर्ण कारक। इसकी पीडीएफ जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन की बात हो रही है, कौन सा है, ए बी या सी या डी, कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मतलब जीभ का अग्रभाग, नोक जिसे मतलब आगे का बिल्कुल नोक जो होती टिप, एक झटके के साथ नीचे गिरता हो, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कैसे हैं कहते हैं। आगे की नोक जो है एकदम से नीचे को झटके के साथ गिरेगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। अब देखिए, इसमें कई सारी चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। एक तो आपको उच्छिप्त व्यंजन की डिटेल पता लग गई, उच्छिप्त व्यंजन पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उच्छिप्त का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर को कहते हैं, अनुस्वर को क्या कहते हैं, अयोगवाह, विसर्ग, अनुनासिक या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अयोगवाह। क्या होता है, आइए देखते हैं। अनुस्वर जो ऊपर की बिंदी है और जो ये है विसर्ग, इनको कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में जरूर लगते हैं, जैसे अंग, अह। यह 2 अयोगवाह है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखाई देती है, वही अयोगवाह होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी का चीर होना, ये मुहावरा है। देखिए, हिंदी में हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 तो मिनिमम आते ही आते हैं। जैसे अगर आप विलोम करेंगे, विलोम, इससे 2 आएंगे। संधि से कम 4 क्वेश्चन आते हैं, संधि से।
मुहावरे अप्रॉक्स दो आएंगे। इसी तरह से हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा संधि पूछा जाता है। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत लोग कहते हैं ना, द्रौपदी का चीर हो गया। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प लेना या तुच्छ होना। तो इसमें जो है द्रौपदी का चीर था। आपने देखा होगा महाभारत में वो खींचते जा रहे थे और वो खत्म नहीं हो रहा था। तो मतलब अत्यधिक विस्तृत होना इसका होना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी समाप्त ना होना, द्रौपदी का चीर होना का अगर और भी ऑप्शंस पूछे जाते हैं तो उसमें होगा कभी समाप्त ना होना, अत्यधिक विस्तृत होना। यह है द्रौपदी के चीर का मतलब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। साहित्य जो इन्होंने महादेवी वर्मा का है उसका जो है सही क्रम बताना है कि कौन सी पहले और कौन सी बाद में उन्होंने लिखी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले निहार, रश्मि, फिर नीरजा, उसके बाद सांध्य गीत। आइए देखते हैं डिटेल्स। 1930 में निहार लिखा था, उसके बाद 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, 1936 में सांध्य गीत। अब देखिए चार चीजें यहाँ पे आपको पता लग गई कि कौन सी पुस्तक कब उन्होंने लिखी थी। मतलब ये कविता संग्रह थे जो प्रकाशित हुए थे। 1939 में लिखा, ठीक है। एक ये आपको डिटेल पता लगी यहाँ पे। और उनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार में यामा शीर्षक के साथ इसको प्रकाशित किया गया था। कौन से शीर्षक? यामा शीर्षक। तो ये नोट कर लें आप कहीं पे, अदरवाइज टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो वहां पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। सेना का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पे। सेना का पर्यायवाची क्या है? कटक, घटक, तारक, दक्षक। तो इसमें कटक जो है सेना का पर्यायवाची है। अब दोस्त, सेना का पर्यायवाची ऐसा तो है ही नहीं केवल कटक ही होगा, और भी 10 हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सेना के जो मुख्य पर्यायवाची हैं वो आप लिख लें। एक तो अन्नी बोलते हैं सेना को, कटक तो मैंने बता दिया। दल, सेना का सेना होगा। फौज, चमू, अनीकनी, लश्कर, कटुक, कुमुक, चतुरांगिनी, वाहिनी। ये सारे जो हैं सेना के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से थोड़ी डिटेल्स और आपको बता देता हूँ। सेनाओं के 3 भाग होते हैं। कौन सी? एक तो थल सेना, और दूसरी नौसेना, और तीसरी वायुसेना। नौसेना मतलब जो अपनी समुद्री बाउंड्रीज को रक्षा करते हैं, विमानों के जरिए जहां पे जरूरत पड़ती है करने की, वो सारा वायुसेना देखती है। अगला क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारते, मन का फेर, मन का फेर। अब इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। मन का फेर बहुत, मतलब कक्षा 8 से हमें लग रहा है ये पूछा जा रहा है। मन का फेर वाला यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है आइए आपको बताते हैं। जब एक शब्द 2 बार आए लेकिन उन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग। अब इसमें मन का और मन का, इनका जो है अलग अलग अर्थ है यहाँ पे, इसलिए यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक है। इस उदाहरण में कनक जो है 2 बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो ये एक तो कनक कनकते सौगुनी ये भी बहुत बार पूछा जाता है, और माला फेरत जुग गया ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आप दोनों में ध्यान रखिएगा, जहां पे 2 शब्द हैं, कनक और कनक, अब इन कनक का अलग अलग अर्थ है। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। अब यहाँ पर पहले मन का मतलब है, मन का मतलब मस्तिष्क का, और दूसरे मनके का मतलब है माला, मन का। ठीक है। तो इसलिए मन का 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक ही शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए मन का फेर में यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या मालवी? तो ये जो है बिहारी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मगही को मगधी भाषा भी बोलते हैं,
और ये मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ठीक है। इसका निकट का संबंध अवधी, भोजपुरी, मैथिली इन भाषाओं से है। अक्सर भाषाएं एक साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती है। इसे देवनागरी अथवा कैथी लिपि में भी लिखा जाता है। तो ये जो है मगही जो है बिहारी से रिलेटेड है, उपभाषा की बोली। वर्ड वा का उच्चारण स्थान क्या है? वाह वाह, होस्ट, होस्ट कंठ, दंत होस्ट, कंठ तालु। तो इसमें जो है दंत होस्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी आप वाह बोल के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। कैसे होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें दंत्योष्ठ व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, जैसे फा और वा। वाह। और दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। मैं फिर से 3 चीजें बता रहा हूं आपको। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 चीजें एक्स्ट्रा समझाऊंगा। तो ये मान लो कि अगर मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ तो 5 से 700 क्वेश्चन आपके तैयार। थैंक यू वेरी मच।